गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मोमेंट अबाउट फिक्स एक्सिस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया था। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन और सॉल्व करने वाले हैं। सो गाइस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। पहले मैं इस क्वेश्चन को पूरा एक बार पढ़ता हूँ और फिर आपको इसका मतलब बताता हूँ और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो ये क्या कह रहा है, अ यूनिफॉर्म रॉड ए बी इज़ फ्रीली मूवेबल ऑन अ रफ inclined plane whose inclination to the horizon is I and whose coefficient of friction is mu about a smooth pin fixed through the end A. The rod is held in the horizontal position in the plane and allowed to fall from its position if theta be the angle through which it fall from rest. Show that sin theta upon theta is equal to mu cot I. सो इस क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है मैं आपको इसके डायग्राम से समझाता हूँ जो मैंने इसके लिए बनाया है। पहले देखते हैं इसका डायग्राम। तो इसमें बोला जा रहा है कि आपकी ए बी एक रॉड है जो इस प्लेन में रखी हुई है और जो रॉड की इनिशियल पोजीशन है वो ए ओ है, यानी कि रॉड जो है वो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रखी है और ये जो पूरा का पूरा प्लेन है वो हॉरिजन के साथ में आई एंगल पर इंक्लाइंड है। अब क्या है कि भाई ये जो रॉड है अपनी इनिशियल कंडीशन से गिरना स्टार्ट करती है और क्या होती है, इनिशियल पोजीशन के साथ में थीटा एंगल पर आकर के ये रुक जाती है। किसमें? ए बी कंडीशन में। सो हमको प्रूफ करना है कि भाई साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू म्यू कॉट आई, ये हमको प्रूफ करना है। अब सबसे पहले जो मैंने डायग्राम में ड्रॉ किया है उसको मैं इसमें यहाँ पर लिख देता हूँ। प्रूफ, लेट ए बी अ रॉड ऑफ लेंथ 2a विच इज़ फ्रीली मूवेबल अबाउट द एंड ए। हमने मान लिया कि ए बी हमारी एक रॉड है जिसकी लेंथ 2a है और ये अपने एक एंड ए के अबाउट मूव करने के लिए पूरी तरीके से फ्री है। अब हम लोग एक जनरल सा टाइम t कंसीडर करके चलेंगे कि भाई t समय में वो क्या हुआ है, रॉड अपना थीटा एंगल पर फॉल होकर के ए बी पोजिशन पर आ गई है। ठीक है, लेट एट एनी टाइम t टाइम पर क्या हुआ है, द रॉड फॉल थ्रू एन एंगल थीटा विद द हॉरिजन। भाई जो रॉड है वो थीटा एंगल फॉल होकर के ए बी पोजिशन पर आ गई है। सो इस केस में उसका जो वेट होगा वो क्या होगा उसको देखते हैं। सिंस द कंपोनेंट ऑफ एम जी का यानी कि उसकी वेट की बात हो रही है, अलॉन्ग द प्लेन इज इक्वल टू एम जी साइन आई एंड कंपोनेंट ऑफ एम जी परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज इक्वल टू एम जी कॉस आई। अब चूंकि भाई ये रॉड है तो इसका वेट क्या होगा एम जी, तो हम लोगों ने क्या किया, इसके वेट को कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। एक इसका जो प्लेन के अलॉन्ग कंपोनेंट होगा वो क्या होगा एम जी साइन आई और जो प्लेन के परपेंडिकुलर यानी कि ऊपर की तरफ होगा वो होगा एम जी कॉस आई। सो हम लोग जो प्लेन के अलॉन्ग कंपोनेंट है उसको लेकर के चलेंगे। अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहे होंगे तो उन फोर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। नाउ द एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द रॉड इन द प्लेन आर। तो जब रॉड ए बी पोजिशन पे आ गई है तो उस केस में रॉड पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या होंगे उनको देखते हैं। पहला फोर्स क्या होगा, द रिजॉल्व पार्ट ऑफ इट्स वेट एम जी साइन आई। एम जी साइन आई उस वेट का वो कंपोनेंट है जो प्लेन के अलॉन्ग लग रहा है, एक्टिंग डाउन द लाइन ऑन द ग्रेटेस्ट स्लोप थ्रू। तो इसके अलॉन्ग फोर्स का कंपोनेंट क्या हो जाएगा एम जी साइन आई इंटू ए कॉस थीटा। अभी ए कॉस थीटा क्यों आया, चूँकि इसकी जो हॉरिजन है उससे ए कॉस थीटा डिस्टेंस पर ये कंडीशन हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से ए कॉस थीटा का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आगे सेकेंड फोर्स कौन सा होगा, द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है म्यू आर। अब म्यू तो म्यू रहा बट आर क्या होगा, आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे हम लोग वेट का और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना था एम जी कॉस आई, एक्ट थ्रू द मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी। और ये कहाँ पे लग रहा होगा, उस रॉड के मिडिल पॉइंट पर, इन द डायरेक्शन एट राइट एंगल ऑफ ए बी। और ए बी की राइट एंगल यानी कि ए बी के जस्ट परपेंडिकुलर लग रहा होगा ये वाला कंपोनेंट एम जी कॉस आई, ये मैंने ऊपर बताया भी है। सो ये दो तो हमारे क्या होगा एक्सटर्नल फोर्स हो गए जो उस केस में रॉड पर लग रहे हैं। अब हम लोग उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। सो नाउ इक्वेशन ऑफ मोमेंट अबाउट द एक्सिस थ्रू ए। सो ए से जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, आप लोग जानते हो क्या होती है, एम के स्क्वायर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। तो ये तो ऐसे ही रहा बट यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से हैं, एक है म्यू एम जी कॉस आई और एक ये वाला फोर्स है। अब अगर आप लोग ग्राफ को देखो तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। म्यू एम जी कॉस आई ऊपर की तरफ लग रहा है और एम जी साइन आई नीचे की तरफ लग रहा है। तो जब इन दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच में निगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये इसके अपोजिट है। तो अगर ये पॉजिटिव लेंगे तो ये निगेटिव लिया जाएगा और अगर ये पॉजिटिव लेंगे तो ये निगेटिव लिया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स का सम करेंगे तो इनके बीच में माइनस आएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एम के स्क्वायर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला वाला फोर्स आपका ऐसे ही रहा, माइनस
म्यू एम जी कॉस आई। अब इंटू ए, यहाँ पर ये ए का मल्टीप्लाई क्यों हुआ है, क्योंकि भाई ये जो एम जी कॉस आई लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, बट हम लोग मोशन किसके अबाउट बात कर रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट बात कर रहे हैं। सो इस एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, इतनी तो है, स्मॉल ए के बराबर, तो इसलिए इसमें ए का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हम लोग मोशन इस एक्सिस के अबाउट बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। सो अब क्या हुआ, यहाँ से m और इन दोनों टर्म में से मेरा m क्या आ जाएगा कॉमन, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा k स्क्वायर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। सो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया है। यहाँ से क्या हुआ, a g साइन आई कॉस थीटा ऐसे ही रहा, और यहाँ से क्या हो गया म्यू a g कॉस आई, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हम लोग थीटा और t में रिलेशन चाहते हैं। तो जब पीछे वाले क्वेश्चन में भी ऐसा टर्म बना तो मैंने क्या किया था, उसको इंटीग्रेट करने के लिए कुछ मल्टीप्लाई किया था। वही काम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड बाई टू डी थीटा अपॉन डी टी वी गेट। तो हम लोग दोनों साइड में इस टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, तो के स्क्वायर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर ऐसे ही रहा, और टू डी थीटा अपॉन डी टी का मैंने मर दिया है मल्टीप्लाई। इसी तरीके से यहाँ पर इस पूरे टर्म को मैंने ब्रैकेट में लिखा और टू इधर लिख दिया आगे मल्टीप्लाई में, और डी थीटा अपॉन डी टी ऐसे कर दिया है। अब क्या हुआ, ये जो के स्क्वायर था उसको मैं इधर डिवाइड में भेज दिया है, और इस पूरे टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वापस से ये टर्म मिल जाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ से ए जी मैंने कॉमन निकाल लिया, तो क्या हो गया टू ए जी अपॉन के स्क्वायर साइन आई कॉस थीटा माइनस म्यू कॉस आई, और ये डी थीटा अपॉन डी टी ऐसे ही रहा। अब हमको यहाँ से ये डी अपॉन डी टी हटाना है, सो क्या कर देंगे, आप लोगों को पता है कि डिफ्रेंशिएशन हटाना है तो इंटीग्रेट कर देते हैं सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो हमको डी टी को हटाना है तो टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। सो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो जब ये इंटीग्रेट होगा तो ये यहाँ से हट जाएगा, क्या बचेगा डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए जी अपॉन के स्क्वायर, और ये वाला टर्म मैंने ऐसे ही लिख दिया है, और ये डी थीटा अपॉन डी टी भी ऐसे लिख दिया है, चूँकि टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है सो डी टी आ जाएगा। अब क्या होगा, ये डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इस पूरे टर्म का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो हमको क्या मिलेगा, डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर ऐसे ही रहा, टू ए जी अपॉन के स्क्वायर ऐसे ही रहा, साइन आई जो कि आपका कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि भाई हम लोग इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो साइन आई ऐसे ही रहा, बट कॉस थीटा का क्या हो गया साइन थीटा माइनस म्यू कॉस आई, ये कांस्टेंट है तो ये ऐसे ही रहे, और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा थीटा। अब चूंकि जब इंटीग्रेशन हो रहा है तो एक कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट हम लोगों ने C1 कंसीडर कर लिया। ठीक है, सो भाई अब हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो इनिशियली व्हेन थीटा इक्वल टू 0, यानी कि जब रॉड अपनी इनिशियल कंडीशन में रखी हुई है तो क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, यानी कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। सो हम लोग भाई ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो डी थीटा अपॉन डी टी की जगह पे मैंने 0 रखा, टू ए जी अपॉन के स्क्वायर ऐसे ही रहा, साइन आई ऐसे ही रहा, बट थीटा की जगह पे ये 0 रख दिया, माइनस म्यू कॉस आई ऐसे ही रहा, और थीटा की जगह पे 0 रख दिया। सो ओवरऑल हमको C1 की वैल्यू 0 मिल गई। अब इस C1 की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। सो क्या मिल जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर टू ए जी अपॉन के स्क्वायर साइन आई साइन थीटा माइनस म्यू थीटा कॉस आई। सो अगर हम लोग अपना प्रूफ देखें तो उसमें ये टर्म नहीं आ रहा है, तो हमें इसको एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए हम लोग ये कंडीशन लगाएंगे, सिंस द रॉड विल कम टू रेस्ट व्हेन डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू 0, कि भाई आपकी रॉड रेस्ट में आ जाएगी जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हम लोग ये मान लें कि हमारी रॉड कैसी है, रेस्ट में है। सो डी थीटा अपॉन डी टी की जगह पे मैं 0 पुट कर दूंगा। सो मैंने ये 0 पुट कर दिया। सो क्या होगा, टू ए जी अपॉन के स्क्वायर, और ये वैल्यू आपकी ऐसे ही रही। अब क्या हुआ, ये चूंकि कांस्टेंट है, इधर जा करके ये भी 0 हो जाएगा। सो क्या बचा, साइन आई साइन थीटा माइनस म्यू थीटा कॉस आई इज इक्वल टू 0, इसको मैंने उधर भेज दिया। तो क्या बचा, साइन आई साइन थीटा इक्वल टू म्यू थीटा कॉस आई। अब क्या हुआ भाई, साइन थीटा अपनी जगह पर ऐसे ही रहा, बट ये जो थीटा दूसरी साइड था उसको मैंने इधर डिवाइड कर दिया, और ये जो साइन आई था उसको मैंने इधर डिवाइड में कर दिया। सो क्या हो गया, म्यू कॉस आई अपॉन साइन आई साइन थीटा अपॉन थीटा। अब क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन थीटा ऐसे ही रहा, म्यू ऐसे ही रहा, बट कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट आई। यही चीज़ हमको प्रूफ करना थी। ठीक है।